भारत में साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया के राज्य, वो कर्नाटका हो, वो तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तो साउथ और वेस्टर्न इंडिया के स्टेट और भारत के नॉर्थ, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पूरब के राज्य हैं, के बीच आय का जो अंतर है हमारे अपने ही देश के अंदर 5 to 6 टाइम का हो चुका है। इस अंतर के क्या कारण हैं? तो इसके यदि कारणों पे आप जाएंगे तो इसके आप ऐतिहासिक कारण भी हैं और ज्योग्राफिकल भौगोलिक रीजन भी है। आप देखिए कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इन राज्यों के पास लंबी समुद्री तटरेखा है, कोस्ट लाइन है। अब इस लंबी कोस्ट लाइन के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, हम सब जानते हैं कि पूरा इंटरनेशनल ट्रेड सी रूट से होता है और गुजरात को, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को, तमिलनाडु को, केरला को इसमें बढ़त हासिल है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो यहाँ मौजूद है। इसके कारण पोर्ट्स बने, एफडीआई निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए यहाँ भौगोलिक कारण से, हिस्टोरिकल कारण से एक अच्छा माहौल बन गया, एक उचित कहिए एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। इसके ठीक उलट यदि नॉर्थ इंडिया की बात करें या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो ये सारे लैंड लॉक्ड स्टेट हैं। अब लैंड लॉक्ड स्टेट के कारण सी रूट से कोई भी सामान उत्तर प्रदेश में, बिहार में नहीं लाया जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में नहीं लाया जा सकता है। तो जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है जिसको हम परिवहन की लागत कहते हैं वो तमिलनाडु की तुलना में, गुजरात महाराष्ट्र की तुलना में उत्तर प्रदेश और बिहार राजस्थान के राज्यों में अधिक आएगा। इस कारण से, इस कॉस्ट इफेक्टिव न होने के कारण भारी उद्योगों के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ बना नहीं और भारी उद्योगों को लगाना मुश्किल सा हो गया। इस मुश्किल में सरकार की नीति ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई। जो गवर्नमेंट का फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी था कि जिसमें माल भाड़ा समानीकरण नीति 1952 से लेकर 1993, 40 वर्षों से अधिक सरकार का ये फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने इन राज्यों को, नॉर्थ इंडिया के स्टेट को, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के स्टेट को जो बढ़त हासिल थी रिसोर्स का, नेचुरल रिसोर्स का, उस रिसोर्स का लाभ नहीं मिला क्योंकि सरकार ने देश भर के अंदर कोयले, कोल्स और आयरन ओर, लोहे जैसे खनिजों के परिवहन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी देने लगी। परिणाम क्या हुआ कि यदि आप उद्योग गुजरात में लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में लगा रहे हैं, कर्नाटक में लगा रहे हैं, तमिलनाडु में लगा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में लगा रहे हैं, तो जो लागत है वह नेचुरल रिसोर्स का वो सभी जगह एक जैसा हो गया, कच्चे माल की कीमत एक जैसी हो गई। तो जिन मामलों में इन राज्यों के पास रिसोर्स के कारण, जैसे बिहार झारखंड के रीजन में जब दोनों एक स्टेट था तो मिनरल्स के मामले में काफी रिच थे। उत्तर प्रदेश में उस तरह से बड़ी मात्रा में मिनरल्स नहीं है लेकिन बाकी दूसरी चीजें थी। तो यह जो सरकार की फ्राइट पॉलिसी है इसने इस लाभ को खत्म कर दिया। तो न ज्योग्राफिकली सपोर्ट था, ज्योग्राफिकल रीजन्स का सपोर्ट था, और जो सपोर्ट था उस सपोर्ट में आपने फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाके वह बढ़त खत्म कर दी। इसके साथ साथ जो दक्षिण के राज्य हैं, वेस्टर्न इंडिया के स्टेट हैं, इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम पे, अपने हेल्थ सिस्टम पे डिकेड्स में बहुत भारी निवेश किया गया। इसका लाभ हुआ कि इन राज्यों में स्किल्ड मैन पावर, अच्छी अंग्रेजी जानने वाले मैन पावर, क्योंकि जो पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो आईटी हब बना, आप देखिए, या जो थर्ड जनरेशन के इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ है, उसके लिए वेस्टर्न इंडिया और दक्षिण भारत के राज्यों में जो एजुकेशन और हेल्थ पे जो दशकों का निवेश किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, उसने जब आईटी क्रांति भारत में आई 90 के दशक में, तो
तो इस आईटी सेक्टर में बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों के पास अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की, कुशल इंजीनियर्स की एक पहले से कहिए कि एक पुल तैयार था, और जिसने इन राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को रॉकेट की तरह आगे बढ़ने के लिए जमीन दे दिया। साथ साथ इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पे, यदि भारत का पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट देखें, जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, उसमें साउथ के किसी भी राज्य का 2 नहीं है। माने यदि 2.1 होता है TFR, तो किसी भी जगह की जनसंख्या स्थिर हो जाती है। साउथ में ज्यादातर राज्यों का 1.6 से लेके 1.8 के बीच है। इसका मतलब है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो शानदार काम किया, इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए काम का परिणाम ये हुआ कि प्रति व्यक्ति आय का जो वितरण है, जो पर पर्सन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बेहतर हुआ जब जनसंख्या कंट्रोल किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि डिमांड पैदा हुई, मांग पैदा हुआ, क्योंकि जनसंख्या, वहीं उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति देखिए, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, तो इन राज्यों में आज भी जो पॉपुलेशन का TFR रेट है वो मोर देन 2 है। तो जनसंख्या अधिक के कारण क्या हुआ कि इन राज्यों में जो प्रति व्यक्ति पर पर्सन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेहतर नहीं हुआ। तो जो डिमांड है, डिमांड के लिए सही एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं आप कर पाए, क्योंकि जनसंख्या के सर्वाइवल के लिए यही कारण है कि आप देखिए कि बिहार का इनकम 70,000 पर पर्सन है, उत्तर प्रदेश का भी इनकम 1,08,000 के आसपास है। वहीं दक्षिण भारत में किसी भी राज्य का पर पर्सन इनकम बिलो 350,000 से कम नहीं है, 3,50,000 से ऊपर है। तो इस जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी ने, इस IT क्रांति के समय किए गए कामों के कारण, इवन शिक्षा और हेल्थ पे जो दशकों का भारी निवेश है, इन सारे ने मिलके, और ज्योग्राफिकली वो उनको एडवांटेज था ही दक्षिण भारत के राज्यों को। तो आधुनिक जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, जो मॉडर्न इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, वो ऑटोमोबाइल आप सेक्टर देख लीजिए, फार्मा इंडस्ट्री, सारा फार्मा इंडस्ट्री का यदि कॉन्सेंट्रेशन है तो साउथ के स्टेट्स में। तो फार्मा टेक्नोलॉजी हो, ऑटोमोबाइल हो, या उच्च स्तरीय जो सर्विस सेक्टर की ओर आप देखेंगे, तो इसमें दक्षिण के राज्यों ने शानदार तरीके से बढ़त हासिल किया और इन्वायरमेंट जनरेट किया। गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट रहा। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ इन सेक्टर्स में किए गए निवेश, इन सेक्टर्स में बनाए गए उचित माहौल का इन राज्यों को लाभ मिला, और ये आय का अंतर और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल ये है कि उत्तर के राज्य और उत्तर पूर्व के राज्य, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जनसंख्या क्या खेती पर निर्भर रहेगी? क्या एग्रीकल्चर, जो आपकी इकोनॉमी का 15% के आसपास कंट्रीब्यूशन करता है, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी से काम नहीं चल सकता है। और हमारे बीच में एग्जाम्पल है हरियाणा। आप देख लीजिए कि हरियाणा, वैसे हरियाणा की दिल्ली के आसपास की जो निकटता है, लेकिन गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज के कारण आज हरियाणा आप कह सकते हैं कि इस नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे साउथ के स्टेट को मैच कर रहा है। लेकिन एक्सेप्ट हरियाणा और पंजाब के कुछ पॉकेट्स को छोड़ दें तो ज्यादातर उत्तर भारत की स्थिति ठीक नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम नहीं हो रहा है, पॉलिसी का कोई सपोर्ट नहीं है, जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन यदि उसका परसेंटेज पार्टिसिपेशन देखेंगे आप एग्रीकल्चर का, तो वो 15-16% के आसपास है। तो अब सवाल है कि कब उत्तर भारत में, कब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप निवेश के लिए अनुकूल, कि इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसीज, बेहतर फेवरेबल पॉलिसीज बनाना पड़ेगा आपको। जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जो राजनीतिक अस्थिरता है, देखिए सारा राजनीतिक आंदोलन भारत का उत्तर भारत में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। वहीं पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के दृष्टिकोण से देखें तो साउथ में लगभग स्थिति नॉर्मल सी लगती है, तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी ठीक नहीं है। तो सवाल ये है कि ऐसे में क्या उत्तर भारत के राज्य लगातार पीछे जाते रहेंगे? कब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम यह बात समझेगा कि जब तक
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जब तक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होगा, जबकि देश की पूरी पॉलिटी नॉर्थ के स्टेट से कंट्रोल होता है। देश का सारा राजनीतिक जो सप्लाई लाइन है वो नॉर्थ इंडिया से कंट्रोल होता है। देश की राजनीति पे कंट्रोल उसी का होगा जो नॉर्थ इंडिया में चुनाव जीतेगा। तो नॉर्थ इंडिया के चुनाव से, यहाँ के मतदाताओं के मत से देश की सरकारें तय होती है। लेकिन अर्थव्यवस्था का जब सवाल आता है तो कोई अनुकूल नीति नहीं, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम नहीं। ऐसे में ये उत्तर और दक्षिण का जो अंतर है वो कैसे कम होगा? यदि ये कम करना है तो आपको माहौल बदलना पड़ेगा। माहौल नहीं बदलेंगे तो देश में ये अंतर और बढ़ता जाएगा और ये अंतर अंततः एक पॉलिटिकल कलर में कन्वर्ट होगा। भारत में रीजनलिज्म के तरफ भारत को लेके जाएगा। इससे देश को बचाना है तो हमें नॉर्थ इंडिया में एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम हो और जो थर्ड जनरेशन हम कहते हैं डेवलपमेंट, उस सेक्टर्स में काम हो सके। थैंक यू।